किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय जवाहर। बहुत बहुत स्वागत है आपका मछली पालन की दुनिया में, फिश फार्मिंग की दुनिया में। अभी बायोफ्लॉक बहुत बूम कर रहा है और आने वाले दिनों में और बहुत अच्छा करेगा। कई सारे साथी जिन्होंने बायोफ्लॉक टैंक के सेटअप लगाए थे, उनका भी कल्चर किसी का औसत रहा है, किसी का फेल रहा है और कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट भी ले रहे हैं। जो अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं वो दिखते नहीं हैं और ऐसी बहुत सारे फेल की कहानी हमारे सामने आ जाती है, क्योंकि यूट्यूब में कुछ साथी अपना वीडियो पोस्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि जिनका मोरल डाउन है उनके बूस्टअप के लिए मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ। मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। ये हमारे ही फार्म हाउस का है और मई की स्टार्टिंग में माल हमने लोड करी थी। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और कैसे ग्रोथ हुए हैं, ये सब मैं आपको दिखाता चलूँ और साथ में बताता चलूँ कि इसमें क्या ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि लोगों की मछलियाँ नहीं बढ़ रही हैं, या क्या ऐसी टर्म्स कंडीशंस हो रहे हैं कि लोगों की मछलियाँ मर रही हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं कि लोग अच्छा ग्रोथ बायोफ्लॉक सिस्टम में क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो एक एक करके चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल में बने रहिए। मैं आपका 5 से 7 मिनट लूँगा, ज़्यादा समय लूँगा नहीं, और कोशिश करूँगा इस दरम्यान आपको वो सब सारी बातें कहने की जो पिछले 2 सालों में हम लोगों ने फेस करी है अलग अलग जगहों में, और नुकसान भी झेले हैं और कुछ जगह कमाई भी किए हैं। तो सभी का एक मिला जुला असर रहा है। तो मैं सभी के बारे में आपको चर्चा करना चाहूँगा। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो भाई नए आए हैं इस वीडियो में, तो मेरा निवेदन है कि आप उन्हें सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें और एक कमेंट थोड़ा सा मेरे लिए भी छोड़ दें। लाइक का बटन तो दबा ही दबा दें, क्योंकि जस्ट नया स्टार्ट किया हूँ इस चैनल को। इससे पहले हमारी जो चैनल थी एबीसी सोसाइटी की, उसे हमने स्विच किया है कुछ कारणों से, और नया चैनल में आप सबसे मैं बहुत सारी नई नई जानकारियाँ आपको पेश करना चाहूँगा। तो चलिए नया चर्चा करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं। पॉइंट बाई पॉइंट करते हैं। लगभग मैं आपको 3 से 4 पॉइंट में चीज़ें समझाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। किसान साथियों, बायोफ्लॉक के फेल होने का या अभी तक असफल होने का जो प्रमुख कारणों में से एक कारण रहा है, वो है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में जितने भी लोग फार्मिंग करने आए हैं, उसमें मैं तो मानता हूँ कि 90% से लेकर 95% लोग बिल्कुल नए हैं। उनका मछली पालन की दुनिया से कोई संबंध नहीं रहा है। तो अब वो लोग आए हैं तो उनको मछली का बिहेवियर नहीं पता, कौन सी मछली कब मैच्योर होती है ये नहीं पता, और उसके फीडिंग के प्रोसेस क्या क्या हैं ये नहीं पता। तो इसके कारण ही बहुत सारे साथी हमारे फेल हुए हैं, और सिस्टम में नहीं, ऊपर से जानकारी की भी कमी। तो ये सब मिला जुला असर रहा है। अब हम लोग जब बायोफ्लॉक की ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो 1 दिन या 2 दिन की ट्रेनिंग में वही आदमी सीख सकता है जिसने मछली पालन किया हुआ है। लेकिन जो मछली पालन के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, उसका 1-2 दिन में सीख पाना असंभव सा काम है। तो जब भी आप किसी से ट्रेनिंग लें, आप कोशिश करें कि बिल्कुल, आप यदि नए हैं, फ्रेशर्स हैं, तो आप जो है उनके फार्म हाउस में 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन रह करके चीज़ों को देखें, ऑब्जर्व करें, अप डाउन कर लें, आसपास कमरा ले लें, तभी जा कर के आपका बायोफ्लॉक जो है सफल हो सकता है। पहला कारण ये। दूसरी कारण, जब हम लोगों ने बायोफ्लॉक स्टार्ट करी तो हमारे पास कॉन्सेप्ट नया था और इंडोनेशिया का एक कल्चर था। तो इंडोनेशिया में जो चीज़ें यूज करती थी, टारपुलिन टैंक्स और उसे बनाने के तरीके, उसके लिए छोटे छोटे एयर पम्प्स, डायफ्राम पम्प्स हो, चाहे पिस्टन्स पंप हो, चाहे डीसी पंप्स हो, इन सब के बारे में आइडिया था। और जब हम बायोफ्लॉक करने लगे तो भारत का एटमॉस्फेयर और इंडोनेशिया का एटमॉस्फेयर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडोनेशिया का जो एटमॉस्फेयर है उसमें बारिश ज़्यादा होते हैं, ठंडी बहुत कम होती है, और लगभग लगभग टेम्परेचर जो है मिला जुला रहता है। 20-23 डिग्री से कम वहाँ जाता है, गोवा की तरह। उसी के दरमियान हम भारत की बात करें तो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग देखने को मिलेगा। पुणे देख लीजिए आप, महाराष्ट्र के समुद्र के आसपास का एरिया देख लीजिए, कोस्टल एरिया, गोवा का कोस्टल एरिया देख लीजिए, उड़ीसा का कोस्टल एरिया देख लीजिए, या फिर आप गुजरात का कोस्टल एरिया देख लीजिए। ये जो एरिया हैं, ये अच्छे खासे अच्छे एरिया हैं। इनमें बढ़िया अच्छा टेम्परेचर होता है, अच्छा नमी मॉइस्चर होता है। लेकिन बाकी जो एरिया देख लीजिए, चाहे आप हरियाणा की बात करें, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे आप बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, और बायोफ्लॉक जो है इन्हीं राज्यों में सबसे अधिक बूम किया है आज की डेट में। हम लोग आंध्र प्रदेश की ओर जाएँ तो वहाँ बायोफ्लॉक पहले भी चलते थे, श्रिम्प कल्चर पहले भी होता था, उन्होंने सक्सेसफुली कल्चर कर रहे हैं। लेकिन पीसी कल्चर की बात करूँ, फ्रेश वाटर फिशरीज़ की बात करूँ, तो ये इन राज्यों में बहुत अधिक देखने को मिला यूट्यूब के थ्रू और अलग अलग माध्यम से। और यहाँ जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि नवंबर के बाद आप कल्चर लेने का भूल जाइए, और फरवरी से पहले आपका मौसम पिक नहीं करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, मार्च में लोग जब ब्रीडिंग करना शुरू करते हैं तो बच्चा अप्रैल या फिर मई के आसपास मिलता है। जब हम मई के बाद अपनी कल्चर की तैयारी करते हैं, जून में हम कल्चर स्टॉक करते हैं, तो आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का समय बचता है। इस दरम्यान यदि हम छोटा बच्चा स्टॉक करें, फिंगरलिंग साइज का स्टॉक करें, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच का, तो आप जितना भी मेहनत कर लें, 500 ग्राम से ऊपर वो नहीं जा सकता। मुश्किल से 500 ग्राम पहुँचेगा। मैं तो बोल रहा हूँ 250 से 300 ग्राम तक में रुक जाएगा।
तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। हमारी जो स्टॉकिंग साइज़ है वो स्टॉकिंग साइज़ बहुत छोटी है। इसका क्लियरली कॉन्सेप्ट कहता है कि बायोफ्लॉक सिस्टम में कम से कम 100 ग्राम या उससे प्लस के बच्चे डलने चाहिए, मगर हम इस सिस्टम में रुक जाते हैं। तो दूसरा कारण साथियों ये हुआ कि आपको बड़े मछली के बच्चे डालने चाहिए। छोटे बच्चे डालने से आप सक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जितना भी मेहनत कर ले, मछली का एक मैच्योरेशन का टाइम होता है, उससे पहले मछलियाँ बड़ी नहीं होंगी। तीसरी चीज़ फीड का। जब हम लोग तालाबों में मछली पालते हैं, जो बड़े किसान हैं, जो कुछ बड़े लेवल पे फार्मिंग करते हैं, तो वो जो है फ्री रेंज फीडिंग खिलाते हैं। मछली जितना खाती है उतना खिलाते हैं। FCR का काउंट बाद में करते हैं। और हम लोग जो बायोफ्लॉक सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि सर आपका FCR क्या आ रहा है, जिसे पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, पाँचवें महीने बताना बहुत ही टेढ़ा काम है, मुश्किल काम है। जब तक मछली आपका निकलेगा नहीं तब तक आप FCR नहीं जान सकते। तो तीसरी गलती यही है कि लोग FCR को लेकर के चिंता में रहते हैं कि मछली को कितना % में बॉडी वेट का फीड खिलाऊं। आप ऐसा ना सोचिए, मछली को उतना खिलाइए जितना वो खाना चाहती है, तो बहुत अच्छा ग्रोथ देगी, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये तीसरी गलती है जिसे आपको सुधारना होगा। चौथी गलती प्रोटीन परसेंटेज। जब हम लोग फीडिंग कराते हैं तो बहुत सारे साथियों को ये नहीं पता कि दाने का साइज़ तो समझ जाते हैं कि किस मछली को किस साइज़ का दाना खिलाना चाहिए, लेकिन ये प्रोटीन का जो परसेंट है, रेशियो, ये लोगों को नहीं पता कि किस उम्र की मछली को कितने प्रोटीन का % खिलानी चाहिए। तो साथियों इस पर तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग मछलियों पे अलग अलग डिपेंड करेगा। लेकिन साथियों मैं आपको इतना तो बोल सकता हूँ कि जितने भी आप कैट फिशेस हैं, चाहे आप पंगासस की बात करें, चाहे आप सिंघी की बात करें, चाहे कोई की बात करें, चाहे पाबदा की बात करें, चाहे देसी मांगुर की बात करें, चाहे आप थाई मांगुर की बात करें, ये मछलियाँ मांसाहारी हैं। तो इन मछलियों को हर हाल में 30%, 32% से प्लस की प्रोटीन चाहिए। तो शुरू में इन्हें 40% प्रोटीन मेंटेन कीजिए, बाद में इन्हें कम से कम 28 से 30% मिला करके आप इन्हें एडजस्ट कीजिएगा। कभी भी इन्हें 24% में पालने का भूल मत कीजिएगा। यदि आप 24% फीड खिलाएंगे तो मछलियाँ दाना तो खाएंगी, लेकिन आपकी बढ़ नहीं पाएंगी, ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। इसके बाद अगली जो गलती है दोस्तों, मैं ट्रेनिंग सेटअप के बारे में बोल चुका हूँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कल्चर पे। हम लोग फ्लॉक डेंसिटी को लेकर के या TSS को लेकर के उतने अधिक नहीं सोचते। नॉर्मली ऐसा हमारा सोचना होता है कि अच्छा फ्लॉक होगा, मछलियाँ फ्लॉक खाएंगी तो अच्छी ग्रोथ करेंगी। लेकिन हकीकत में मैं आपको बताऊं, जितनी भी डम्बेल टाइप की मछलियाँ, डम्बेल यानी गोल टाइप की मछलियाँ जिनकी मूछें हैं, जिन्हें हम नॉर्मली कैटफिश कहा करते हैं, इन मछलियों को ज़्यादा फ्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये फ्लॉक अच्छे से नहीं खाते हैं मगर बहुत कम खाते हैं। तो इन मछलियों के लिए आपके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इनमें फ्लॉक का लेवल जो है 10 ml से ऊपर रखने का वैल्यू आपका नहीं जाएगा। जैसे ही 10 ml से ऊपर आप फ्लॉक रखेंगे, 15 से 20 ml की ओर जाएंगे, तो आपका TSS जो है 100 ml से 200 ml के आसपास का जाएगा। उस कंडीशन में दोस्तों आपका जितना हाई TSS होगा, मछलियों को पानी में सर्वाइव करने में तकलीफ उतनी होती। TSS को कई लोग पूछते हैं कि क्या है, तो ये टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स है, यानी कि आपके पानी में जितने भी हेवी पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं, मैं उनकी बात बोल रहा हूँ। और ये फ्लॉक और TSS दो अलग चीज़ें हैं। आपका जितना फ्लॉक होगा, TSS उससे कहीं ना कहीं अधिक ही होगा। तो आपको TSS 50 ml के आसपास रखनी है। लोग TSS का मेजरमेंट नहीं करते। जिनको TSS मेजरमेंट नहीं करना आता वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उनको इस पर डिटेल जानकारी दे दूंगा। और कभी मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार मैं आपको TSS पर भी एक वीडियो बना करके दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले बायोफ्लॉक पे उन टॉपिक्स पे बात करूं जिसमें लोग अभी फेल हो रहे हैं। मैं आपको टैंक बनाने का, एरिएशन लगाने का, इन चीज़ों पर उतना बात नहीं करना चाहता, लेकिन टैंक बनाने में जो गलतियाँ होती हैं, जो एरिएशन लगाने में जो गलतियाँ होती हैं, मशीन चूज़ करने में जो गलतियाँ होती हैं, इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। तो यही टॉपिक मेरा चलता रहेगा। और आज हम जो टॉपिक बात कर रहे हैं कि मछलियाँ में ग्रोथ नहीं आता तो लोग नेगेटिव मानसिकता लेकर के चलते हैं, तो मैं आपको इसीलिए ये वीडियो दिखा रहा हूँ। जो आप वीडियो देख रहे हैं ये इसी का एक एग्जाम्पल है कि आप इसमें बहुत अच्छा कल्चर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं साथियों, अभी मैं आपको ये 4-5 चीज़ें बता चुका है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं मित्रों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 6 से 7 मिनट का वीडियो मेरा बन ही चुका है, तो मैं आपको ज़्यादा इस पर नहीं बोलना चाहूँगा, बल्कि एक वीडियो इस पर एक और सीरीज बनाऊँगा। तो मैं आपको एक कल्चर ग्रोथ दिखा रहा हूँ, पानी का कलर दिखा रहा हूँ, साथ में आपको एरिएशन दिखा रहा हूँ। इन 3 चीज़ों पर आप फोकस कीजिएगा। अपने फ्लॉक को 10 ml तक मेंटेन रखिए, फीड अच्छा खिलाइए, सीड आपका अच्छा साइज़ का लीजिएगा। आप अमोनिया को लेकर के ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन DO को लेकर के टेंशन लीजिएगा। DO कम से कम 3 ppm से ऊपर रखिएगा। सैलिनिटी यदि आप कैटफिशेस करने जा रहे हैं तो 1 ppt के आसपास रखिएगा। फ्रेश वाटर फिशरीज कर रहे हैं, चाहे मैं रोहू की बात करूँ, कतला की बात करूँ, तो इन मछलियों में आप जो है 0.5 ppt के आसपास रखिएगा। यदि आप तिलापिया कर रहे हैं, या फिर हाइब्रिड मांगुर कर रहे हैं, या फिर सिंघी कर रहे हैं, या फिर देसी मांगुर कर रहे हैं, तब ये सैलिनिटी आपका कम से कम 2 ppt के आसपास का आप अरेंज करके रखिएगा। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। और आप ध्यान ये भी दीजिएगा कि जितनी आपकी हाई सैलिनिटी होगी उतनी आपका DO के लिए आपकी मशीन की जो क्षमता है आपको बढ़ानी पड़ेगी। DO लेवल को आपको मेंटेन रखने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि आपका पानी का लेवल 3 फुट, 3.25 फुट उससे ऊपर ना हो, क्योंकि कोई भी मशीन उससे ऊपर काम नहीं करती है। लोग इस पर भी गलतियाँ
करते हैं। टैंक आप कोई सा भी बनाइए, चाहे तारपुलिन बनाइए, चाहे सीमेंट बनाइए, सभी तो रिजल्ट आपको लगभग वैसा ही दिखेगा। बशर्ते तारपुलिन जो टैंक होता है उसमें आपका स्लज चिपकता है, लेकिन सीमेंट जो टैंक होती है उसमें स्लज जो है बिल्कुल भी नहीं चिपकता। लेकिन आप इनिशियल अमाउंट की बात करें, बजट की बात करें, तो सीमेंट टैंक आपको महंगा पड़ेगा, जबकि आपको तारपुलिन टैंक उससे सस्ता पड़ेगा। कई साथी क्या करते हैं कि जब तारपुलिन का टैंक बनाते हैं तो नीचे का बेस जो है मिट्टी का रखते हैं या बालू का रखते हैं। उस पोजीशन में मित्रों आपके साथ क्या हो सकता है कि आप जब भी टैंक के अंदर उतरेंगे तब आपका फुटप्रिंट टैंकों में बन जाएगा। तो जब भी पानी भरेंगे, स्लज की मात्रा आएगी तो स्लज उसमें बिल्कुल भी रुक जाएगा। तो आप ये वाली गलतियां बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा मित्रों कुछ जो आपको जो बातें ध्यान में रखनी है, आप टेस्ट का जो खर्चा है मित्रों आपको बचाने की ज़रूरत है। टेस्ट आप हर दिन ना करें। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसे जैसे अमोनिया मान लीजिए 0.0 से लेकर के 0.25 या आपका 0.50 तक है, तो तब की स्थिति में मित्रों आपको अमोनिया को सप्ताह में एक बार चेक करने की जरूरत है। आप अमोनिया से उतना ना डरें, अमोनिया से मछली आपकी सडन डेथ होगी नहीं। पीएच जो है मित्रों आप सुबह और शाम 2 बार चेक करें, क्योंकि पीएच सबसे ज़रूरी चीज़ है। पीएच जब चेंज होगा तो मछलियाँ इकट्ठी में मर सकती हैं। इसके अलावा डीओ का जो टेस्ट है मित्रों, ये आपको हर हाल में मछलियाँ जब ऊपर आने लगी तब डेली, और मछलियाँ जब आपकी अच्छी हैं तो कम से कम हफ्ता में 2 बार आपको टेस्ट करनी चाहिए। NO2 और NO3 उतने आसानी से बनते नहीं हैं, लेकिन NO2 और NO3 का देख लीजिए। जब तक NO2 0 चलता है तब आप एक सप्ताह में एक बार कीजिए। NO3 जब तक आपका 40 ppm से ऊपर नहीं होता तब भी आप उसे सप्ताह में एक बार चेक कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने खर्चे को कम कीजिए, उसके बदले में फीडिंग अच्छा खिलाइए, पानी का रोटेशन, पानी जो है स्लज रिमूव धीरे धीरे डेली करिए। जीरो वाटर एक्सचेंज वाली जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो प्रैक्टिकली अच्छी है, थ्योरिकली अच्छी है, प्रैक्टिकली उतनी अच्छी नहीं है। तो आप डेली कम से कम 1 इंच पानी अपने टैंकों का सुबह, 1 इंच शाम को खाली कर दें, बल्कि उसे दोबारा फिल कर लें। इससे आपका टैंक बहुत अच्छा रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।